पूरा फाउंडेशन है, पूरा फाउंडेशन करने का मतलब पूरा बेस का चीज है। ये तुमको क्लास से लेकर के कंपटीशन तक काम देगा, क्लास से लेकर के कंपटीशन तक, चाहे तू कोई भी कंपटीशन में जाओ वहां तक में भी काम देगा, या फिर तू चाहे एसएससी में जाओ, रेलवे में जाओ, या फिर तुम्हारा क्लास है, या फिर कहीं के भी की तू पढ़ोगे तो मेंसुरेशन तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, और मेंसुरेशन से भी लगभग क्वेश्चन आता ही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो मेंसुरेशन में क्या होता है, से हम जो है से आकृति, तो आकृति में द्विविमीय होता है और त्रिविमीय होता है। तो द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति का जो है से लंबाई, लंबाई कहने का मतलब केवल लंबाई नहीं, लंबाई कहने का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, ये सब आ जाता है। लंबाई कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई ये भी है, ये सब आ जाता है। उसके बाद उसका क्षेत्रफल, उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें क्षेत्रमिति में मुख्य रूप से ये देखो मेंसुरेशन, ये है ना मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का हिंदी हो गया क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन का हिंदी हो गया क्षेत्रमिति। अब जरा हम क्षेत्रमिति के बारे में पहले समझते हैं। कहता है क्षेत्रमिति शब्द अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है। मतलब जैसे डॉग होता है तो डॉग के मतलब कुत्ता, एलिफेंट मतलब हाथी, है ना, एलिफेंट का हिंदी अनुवाद हुआ हाथी, एप्पल का हिंदी अनुवाद हुआ सेब। उसी तरह से मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद जो हुआ, मेंसुरेशन का जो है, ये जो मेंसुरेशन जो है इसका हिंदी अनुवाद हुआ क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद हुआ क्षेत्रमिति। अब मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन शब्द यूनानी भाषा के मेंसुरेशियो से बना है। मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन वो मेंसुरेशन जो शब्द है, ये मेंसुरेशन शब्द यूनानी भाषा के मेंसुरेशियो से बना है, और जिसमें उसका अर्थ हो जाता है मापना, कोई भी चीज का मापना। अब मापेंगे किसको, तो लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, मोटाई को माप सकते हैं, गहराई को माप सकते हैं, परिमिति को माप सकते हैं, क्षेत्रफल को माप कर सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल को माप सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को माप सकते हैं, आयतन को माप सकते हैं। ये सब का जो है से मापा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है मेंसुरेशन का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मापना। अब हम देखते हैं जैसे इसका परिभाषा, क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। तो गणित शास्त्र की वह शाखा, गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें द्विविमीय, तो द्विविमीय को कहते हैं संक्षेप में 2D। 12th क्लास में जाओगे, 11th 12th में जाओगे तो वहां पर 2D और 3D पढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, द्विविमीय यानी 2D और त्रिविमीय यानी कि 3D। द्विविमीय यानी 2D और त्रिविमीय यानी 3D, दोनों प्रकार के आकृतियों की लंबाई, दोनों प्रकार की आकृतियों की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में रह करके बनेगा, जो आकृति बनेगा तो उसको कहेंगे द्विविमीय आकृति। और जिस आकृति में जो है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं वृत्त, ये हो गया वृत्त, तो वृत्त जो होता है इससे द्विविमीय आकृति होता है। वृत्त क्या होता है, द्विविमीय आकृति होता है। जबकि गोला को देखेंगे, गोला को, तो गोला जो होता है द्विविमीय आकृति नहीं होता, वो त्रिविमीय आकृति होता है। वृत्त में और गोला में डिफरेंट रहता है, वृत्त में और गोला में डिफरेंट होता है। और इसको अगर हम खींच दे ऐसे तो ये हो जाएगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो जाएगा जेड, तो ये हो गया जेड अक्ष। क्या हो गया, जेड अक्ष, ठीक है ना। और इसका मूल बिंदु हो गया 0, तो ये हो गया एक्स अक्ष। अब ये तीन को अक्ष से जो मिलकर के बनेगा आकृति, उसको बोलेंगे 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति। जो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड अक्ष से मिलकर के बनेगा, जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर मिलकर के बनेगा आकृति। समझ में आया ना। द्विविमीय कहने का मतलब जिसमें दो गो विमा हो, केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो। जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा, उसको बोलेंगे द्विविमीय आकृति। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा, उसको बोलेंगे त्रिविमीय आकृति। तो द्विविमीय आकृति का जो है से ये जो बनता है, कभी भी समतल पृष्ठ पर बनता है, समतल सतह पर बनता है, समतल पृष्ठ को समतल सतह पर। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई ही रहेगा, केवल ऊंचाई इसमें नहीं रहेगा।
बल अगर पूछेगा जो द्विविमीय आकृति बनता कहाँ है, तो समतल पृष्ठों में। द्विविमीय आकृति जो है बनता कहाँ है, तो समतल पृष्ठों में बनता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई ही केवल होती है, ऊंचाई इसमें नहीं होती है। लेकिन त्रिविमीय आकृति जो है ये जो है ठोस में बनता है। ये किस में बनता है, ठोस ज्यामितीय में बनता है। ठोस ज्यामितीय में बनता है, ठोस ज्यामितीय में बनता है। और जो है इसका उदाहरण हो जाता है, इसका उदाहरण ले लेंगे, घन ले लेंगे, घनाभ ले लेंगे, घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया। गोला, शंकु, बेलन, पिरामिड, ये सारी सब आकृति होती है, वो क्या हो जाता है, त्रिविमीय आकृति। तो फिर से जरा समझ ले, त्रिविमीय आकृति जो होगा वो ठोस ज्यामितीय आकृति होगा। ये बनेगा कहाँ, तो ठोस ज्यामितीय पर बनता है। त्रिविमीय आकृति ठोस ज्यामितीय पर बनता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी। त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी। और इसका जो है उदाहरण हो जाता है, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, पिरामिड हो गया। ये सब आकृति जो है त्रिविमीय आकृति कहलाता है। अब हम देखेंगे बारी बारी से सबका क्षेत्रफल देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकार को देखेंगे। फिर प्रकार का फॉर्मूला देखेंगे और उसका डिफिनीशन और फॉर्मूला दोनों साथे साथे देखेंगे। फिर जाके हम अपना चैप्टर को क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बड़का बात क्या होता है, उसका मात्रक लिखना, यूनिट, यानी कि उसका मात्रक जो है वो क्या होगा उसको लिखना होता है। जैसे विद्यार्थी जी का सबसे बड़का कंफ्यूजन क्या होता है, जे सेंटीमीटर कहाँ देना है, मीटर कहाँ देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ देंगे, इसमें बहुत बड़का कंफ्यूज होता है विद्यार्थी को। अब वही कंफ्यूज समझो जरा सा। कहता है क्या, लंबाई के जो मात्रक होता है, लंबाई के मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर या फिर सेंटीमीटर। ऐसे अगर लंबाई के मात्रक मीटर होता है, अब मीटर है कि सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अगर क्वेश्चन मीटर में रहेगा तो लंबाई के मात्रक मीटर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन अगर की क्या है सेंटीमीटर में रहेगा तो उसका मात्रक हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है ना। जिस लंबाई के मात्रक अगर मीटर हुआ तो एगो लंबाई के मात्रक नहीं समझेंगे मीटर। लंबाई का मात्रक, लंबाई कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, है, ये सब का मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है ना। अब एकड़ा में अब सेंटीमीटर कब देंगे, मिलीमीटर कब देंगे, डेसीमीटर कब देंगे, डेकामीटर कब देंगे, हेक्टोमीटर कब देंगे, किलोमीटर कब देंगे। जो क्वेश्चन के अनुसार जैसा रहेगा वैसा ही हम मात्रक का यूज करेंगे। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, फेम्टो, नैनो, पिको, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब जो रहता है ना, तो वो सब जो है क्वेश्चन के अनुसार हम देंगे मात्रक। इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर का हो या मीटर स्क्वायर का हो, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। और सेंटीमीटर में रहेगा क्वेश्चन तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि जैसे मीटर में दिया हुआ तब क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे वर्ग मीटर। ये समझो क्वेश्चन में यही सब दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में देता है जे इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मात्रक है, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जे किसका दिया हुआ है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूज जो है इसे दूर करके रखना है। जे अगर वर्ग मीटर में दे रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन है मीटर में। क्षेत्रफल अगर वर्ग मीटर में दिया है तो क्वेश्चन है किसमें, मीटर में। अगर वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है क्षेत्रफल का मात्रक तो इसका मतलब क्वेश्चन है सेंटीमीटर में। एक और मात्रक छूट गया जो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक जो होता है, आयतन का मात्रक वो होता है मीटर क्यूब। अगर क्वेश्चन मीटर में रहेगा तो आयतन का मात्रक लिखेंगे मीटर क्यूब। क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब देंगे। इतना तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसीलिए इसको बी से सूचित किया जाता है। ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, हाइट बोलते हैं तो इसीलिए इसको एच से सूचित किया जाता है।
तो यानी कि क्षेत्रफल का जो है से त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार हो गया b गुने h हो गया, ऊंचाई h हो गया। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में मान लिया जाए जे ABC एक हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं। इस ABC समकोण त्रिभुज में इसको मान लेते हैं हम आधार, इसको मान लेते हैं आधार यानी कि बेस, और इसको मान लेते हैं ऊंचाई यानी कि h। तो हम ज्योमेट्री में हम पढ़ाए हैं इस बात को, जे ये भुजा और ये भुजा ये दोनों आसन्य भुजा, ये दोनों आसन्य भुजा है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना में ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई से आसन्य भुजा है, क्या है आसन्य भुजा, आधार और ऊंचाई आसन्य भुजा है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणनफल, आसन्न भुजाओं का गुणनफल। ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से 1/2 आसन्न भुजाओं का गुणनफल। ये हो गया देखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर में, इसका तीनों भुजा बराबर में AB BC AC ये तीनों आपस में बराबर है। तो ये हो भुजा हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A। तो यहाँ से B जो होगा वो हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2, ये दोनों हो जाएगा A/2 हो जाएगा। फल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। भुजा को A से सूचित किए तो √3/4 गुना में A के स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज में देखना जरा सा, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, ये और ये बराबर है। तो इसको मान लिए A तो ये भी हो जाएगा A। तो इसको अगर मानते हम B मान लेते, इस भुजा को क्या मान लेते 1/4 B रूट अंडर में 4A² माइनस में B² हो जाता है इसका फल। 49 मत समझ लेना इसको, 49 नहीं। तब क्या ले लेते A, इसको ले लेते B और इसको ले लेते C। तब समबाहु त्रिभुज जो आता है तो ऐसे सूचित किया जाता है। तब परिमिति जो हो जाता है से तीनों भुजाओं का योग। परिमिति करने का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों जब भुजा है ना एकरा जोड़ देंगे ना, यानी कि A + B + C। A + B + C जो बना ये हमको बन गया परिमिति। ये क्या बन गया परिमिति, इसको बोलेंगे परिमिति। लेकिन अर्ध परिमिति का है तो तीनों के जोड़ेंगे A + B + C बट्टा में 2 कर देंगे, तो ये हो गया अर्ध परिमिति। क्या हो गया अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति को S से सूचित किया जाएगा, तो S बराबर में क्या हो जाएगा A + B + C बटे 2 हो गया। तो ये हो गया। अब हम हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हीरोने के सूत्र जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर से लिखेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र जाएगा हमको वो हो जाएगा रूट अंडर S × S - A S - B S - C हो जाएगा, S - C हो जाएगा। ये हो गया तीनों का। S कहते हैं 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे गए आकृति को घनाभ कहते हैं। अब देखते हैं जरा सा घनाभ बनता है कैसे। ये हो गया घनाभ, इसका नाम दे दें तो ये हो जाएगा A, ये हो गया A B C D E F G H I। ये हो गया 6 आयताकार। तो 6 आयताकार, एक ये 6 आयताकार, एक इधर, तो 2 3 4, एक ये हो गया 5 और यहाँ पर वाला हो गया पीछे में 6। तो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे गए आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे गए आकृति को क्या कहते हैं घनाभ कहते हैं। BH + HL ये हो गया इसका फार्मूला। ये 2 × LB + BH + HL ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस
ऊंचाई ऊंचाई गुने लंबाई, ये हो गया इसका फॉर्मूला। दूसरा नंबर हो जाता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अगर इसको हम बोले तो LBH हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा LBH। 3 नंबर में हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण जो हो जाएगा से रूट अंडर L स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। अगर इसको संक्षेप में लिखे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इस विकर्ण हो जाएगा घनाभ का विकर्ण लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो लंबाई के स्क्वायर तो L के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर तो B के स्क्वायर, H के ऊंचाई के स्क्वायर तो H के स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। इस बात को याद रखना है, इधर ये फार्मूला और ये इधर से ये बात है। घनाभ में 6 सतह 12 किनारा 4 विकर्ण एवं 8 शीर्ष यानी कि कोण होते हैं। अब देखते हैं हम लोग घनाभ के बारे में। घनाभ को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। घनाभ को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, CUBE क्यूब। क्यूब मतलब होता है घनाभ। तो ये हो गया घनाभ, ये जो हो गया ऐसे घनाभ। घनाभ जो बनता है कैसे वो देखते हैं। पहले ऐसे ले लेंगे, फिर ऐसे ले लेंगे, फिर ऐसे ले लेंगे और फिर ऐसे ले लेंगे। इसी में क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। ये बन गया घनाभ, ये बन गया घन। ये क्या बन गया घन। इस तरह से घन बनता है। घन बनता है ऐसे, ये हो गया, ये हो गया घन। क्या हो गया घन। अब जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसको घन कहते हैं। तो घन में घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तब भुजा को A से सूचित किया जाता है, इसीलिए A क्यूब भी बोल सकते हैं। तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब या A क्यूब। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 6 गुना A का स्क्वायर, 6 गुना A स्क्वायर। ये 9 नहीं है, A है, A 6 गुना A स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने में A, √3 गुना A लिख सकते हैं। अब नोट में देखते हैं घनाभ में कुल 6 सतह होती है, 12 किनारा होती है, 8 कोण होती है, 4 गो विकर्ण और 3 गो जो होती है संलग्न सतह होता है। 3 गो वृत्त के बारे में, जो वृत्त होता क्या है। ये हो गया वृत्त। यहाँ तक की दूरी जो होगा वो क्या कहला जाएगा, तो त्रिज्या कहला जाएगा। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। ये क्या हो गया त्रिज्या। अब यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ हो जाएगा B। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यानी A से लेकर के B तक, AOB जो हो गया, OA जो हो गया OA यहाँ से यहाँ तक की दूरी OA, यहाँ से OB। तो OA बराबर OB जो होगा वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। वो वृत्त की क्या हो जाएगा त्रिज्या हो गया। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, AB के बारे में अगर कहेगा तो AB जो हो जाएगा वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। AB हो गया वृत्त का व्यास। AB जो होगा यहाँ से यहाँ तक AB, AOB जो मिलेगा वो मिल जाएगा हमको वृत्त का व्यास। AOB जो ये रेखा हमको मिल रहा है ये हो गया वृत्त का व्यास। तो वृत्त के व्यास में और त्रिज्या में एक रिलेशन होता है। व्यास होता है ना, व्यास होता है व्यास, वो त्रिज्या का
त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है। लेकिन त्रिज्या जो है वो व्यास के आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास के आधी होती है। तो 2 इसके साथ में गुना में, त्रिज्या के साथ में 2 गुना में कराया जाएगा तब भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा व्यास बटा में 2, व्यास बटे 2। जबकि व्यास को d से सूचित किया जाता है और बटा में 2 त्रिज्या को r से, और यहाँ हो जाएगा व्यास को d से सूचित किया जाएगा और त्रिज्या को r से, तो यानी कि 2 × r, 2 × r, d बराबर मिल जाएगा 2 × r। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई r। वृत्त का व्यास हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या, जो हम यहाँ पर समझा दिए, 2 गुने त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर बता दिए। अब अर्धवृत्त करने का मतलब आधा को वृत्त, अर्धवृत्त करने का मतलब ये हुआ वृत्त, अर्धवृत्त। ये मेरा मिल गया अर्धवृत्त, ये मेरा मिल गया अर्धवृत्त, ये मेरा मिल गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो अगर कहेगा तब पूरा को होता है पाई r स्क्वायर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो आधा को वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा में 2। पूरा के ये जो पूरा है, पूरा के अगर बट्टा में अगर हम 2 कर देंगे, ये पूरा के बट्टा में, इस पूरा के बट्टा में अगर 2 कर देंगे तो हमको आधा को वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तब पाई r स्क्वायर बटा अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा r × पाई प्लस 2, r × पाई प्लस 2 हो जाएगा। वलय यानी कि छल्ला। अब जरा सा छल्ला के समझते हैं। छल्ला कहते हैं किसको? छल्ला हम कहते हैं किसको? छल्ला या वलय? वलय यानी कि छल्ला। एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये ले लिए। ये हो गया। अब दोनों का केंद्र ये रहा, तो एक की त्रिज्या ये हो जाएगा और एक की जो त्रिज्या ये हो गया। अब बड़का वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, बड़का वृत्त तो रहेगा, बड़ा वाला वृत्त रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा बड़ा वृत्त, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो E हो गया बड़का वृत्त है तो इसके लेकर बड़का त्रिज्या, तो बड़का त्रिज्या R। तो यहाँ से हो जाएगा छल्ला का क्षेत्रफल, वलय यानी कि छल्ला का क्षेत्रफल। तो छल्ला का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई × बड़का r प्लस छोटका r इंटू में बड़का r माइनस छोटका r, ये हो गया वृत्त का। तो वृत्त का ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया इस तरह से। आगे अब हम लोग गोला के देखते हैं, गोला के बारे में। जो गोला किसे कहते हैं? गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है, इसीलिए इसको देखेंगे गोला स्फीयर। अब देखेंगे गोला के बारे में। तो गोला के डिफिनीशन देखते हैं। तो वैसा ठोस जो वक्र सतह से घिरा हो तथा सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, गोला कहलाता है। तो कहने का मतलब गोला का जो अगर डिफिनीशन देखा जाए तो गोला का अगर आकृति देखा जाए तो ई हो गया गोला, और ये हो गया इसका व्यास। ये क्या हो गया? व्यास। तो ई हो गया, ये हो गया, ये ए जो होगा ओ ए और ओ बी जो होगा वो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, और ये जो कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोला का त्रिज्या कहलाएगा। और ए ओ बी जो होगा वो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। तो यहां से आप देखते हैं, यहां से अगर हम देख ले इसका फॉर्मूला, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और आधा को गोला का, तो आधा को गोला का हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला में हम क्या करेंगे? ये हो गया व्यास, इसका आधा लेना है, तो इसका ये आधा हो गया, ये वाला भाग, और इस वाला भाग में से हम यहाँ पर ये एक बना देते हैं और ये एक बना देते हैं, ये हो गया।
तब इसमें जो होता है यहाँ से जो हो जाएगा ये हो गया अर्धगोला, यहाँ से जो यहाँ तक हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा से 4 पाई, अब बड़का आर के स्क्वायर माइनस में छोटका आर के स्क्वायर, ये होता है। स्क्वायर होता है 2। खोखले अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम फिर से देख लेते हैं। ये हो गया गोला, यहाँ हो गया O, यहाँ हो गया A और यहाँ हो गया B। अब अर्धगोला देखते हैं। अर्धगोला ये हो गया, यहाँ से मिल जाएगा और इस पर आ जाएगा ये और इधर से आ जाएगा ये। तो ये हो गया अर्धगोला, यहाँ से ये हो गया O, ये हो जाएगा A, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका R, और ये हो जाएगा R, इधर भी हो जाएगा R, ये भी R, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका D, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका D। समकोण त्रिभुज ना, तो सबसे पहले नंबर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसको कहता है कि एगो को किसी एगो के, या तो ये भुजा को या तो ये भुजा को चारों ओर जिस घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होगा उस आकृति को कहते हैं समकोण बनाने। तो समकोण बनता है ये और ये भुजा से ना। अब ये दोनों में से किसी एक को स्थिर रखेंगे, या तो इसको स्थिर रखेंगे या फिर इसको स्थिर रखेंगे। इसको या तो इसको या तो इसको, मतलब किसी दोनों में से किसी एक को स्थिर रख करके चारों तरफ घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे शंकु कहते हैं। तो यहाँ पर से देख ले जाए जरा सा, ये हो गया, ये इसको मिला देंगे, ये हो गया, और यहाँ से मिला देंगे ये, यहाँ से मिल जाएगा ये इसमें, और यहाँ से मिला देंगे इसमें। तो ये हो गया शंकु, ये हो गया शंकु। अब ई हो गया इसका ऊंचाई h, ये जो हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा। ई जो हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये हो गया ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई। और ई जो हो, ये जो है तिर्यक ऊंचाई है, ये जो हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। और ये जो हो जाएगा ये त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया O, तो ये जो हो गया त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो शंकु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शंकु का फॉर्मूला हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। दूसरा का इसका फॉर्मूला हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा से पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो एल को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर बराबर में हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। एच बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ये हो गया तीनों फॉर्मूला और यहाँ पे जैसे इसका माने 2 पाई आर एच। अब 2 नंबर में बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 3 नंबर बेलन का पूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का पूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस। के आधार के बारे में अगर कुछ बोलेगा तो इसका मतलब वृत्त के बेलन के आधार यानी कि वृत्त के आधार, बेलन के त्रिज्या यानी कि वृत्त के त्रिज्या, इस तरह से सब चीज होता है बेलन में।